हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए बेटा, आप लोगों के जीपीएससी की ना बहुत सारी वैकेंसीज का एग्जाम हो चुका है और बहुत सारी वैकेंसीज अभी आने वाली है। बट उसी बीच में कुछ नया आ गया आपके लिए, जो मुझे लगता था आपके साथ शेयर करना चाहिए। और मतलब यार कहूं ना मैं तो दुख होता है कभी कभी मुझे सुन के इस बात का कि यार चाह क्या रहा है जीपीएससी हमसे, चाह क्या रहा है ना। कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मतलब हर एग्जाम के लिए सिलेबस चेंज हो जा रहा है, हर एग्जाम के लिए सिलेबस चेंज हो जा रहा है। अब बच्चा किस एग्जाम की प्रिपरेशन करे ये समझ में मेरे को नहीं आता कि भाई मैं बच्चों को क्या बोलूं कि कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करो, क्योंकि सिलेबस ही चेंज कर देते हैं बार बार। एग्जाम्पल के तौर पे आइए आज बात करते हैं हम लोग GWRDC। अगर हम बात करें तो क्लास 1 GWRDC का सिलेबस आ गया है। नाउ सिलेबस में क्या मेजर चेंजेस है? डेफिनेटली मेजर चेंजेस है। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए ये है आपका पूरा नॉन टेक का सिलेबस। अगर मैं नॉन टेक के सिलेबस की बात करूं तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया है, बट हाँ कुछ नया डाला गया है। उसके अंदर क्या है अगर आप ध्यान से देखें तो इंग्लिश ग्रामर और गुजराती ग्रामर इसमें डाल दी गई है। जो पहले क्लास 3 के पेपर में हुआ करता था वो यहां पे भी डाल दिया गया है। अब तो मतलब बच्चे को जितना पहले पढ़ना पड़ता था, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, ये सब तो पढ़ता ही था बच्चा। अब बच्चे को ये भी पढ़ना मैंडेटरी हो गया है कि उसको गुजराती ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब यार ऑलरेडी पहले सिलेबस बहुत ज्यादा था, अब उसमें ये 2 सिलेबस और डाल दिए इनने, 2 सब्जेक्ट और डाल दिए, लो इसको भी पढ़ लो। ठीक है, तो सब्जेक्ट पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, कम करने की बजाय ये बढ़ाता क्यों जा रहा है। चाह रहा है कि बच्चा ना रिसेंट टेक्नोलॉजी के साथ मैचअप करे, पर क्वेश्चन के लेवल तो देखो, तो क्वेश्चन के लेवल को अलग ही दिखते हैं भैया, वो तो रिसेंट टेक्नोलॉजी से अलग ही भाग रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार सिलेबस का इतना अपडेट करना ना जरूरी नहीं था। ठीक है, बट कर दिया तो क्या कर सकते हैं भाई। अब आते हैं बात करना जो हमारे काम की चीजें। अगर आप देखें तो ये पूरा नॉन टेक का गुजराती में दिया था और ये अब इंग्लिश में भी दे दिया है आपके लिए। ठीक है, तो गुजराती और इंग्लिश इसलिए दिया जाता है कि भाई जो जो बच्चा इस एग्जाम को देने वाला है उसको कंफर्टेबली पढ़ने में आ जाए। अब बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की बात, जो कि है हमारा टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 200 नंबर का टेक्निकल आना है बेटा, आपको 200 नंबर का टेक्निकल आना है। अब इसमें समस्या क्या है ना, जो मैं बार बार बोलता हूं कि यार पेपर का लेवल ही समझ में नहीं आ रहा कि पेपर का लेवल चाह क्या रहे हैं ये। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे तो बिल्डिंग मटेरियल में सब कुछ डाल दिया इनने, सब कुछ। अब यहाँ पे इनने मिक्स डिजाइन भी डाल दिया है, प्री कास्ट एंड प्री फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी को भी डाल दिया है। मतलब बच्चा सब पढ़ के चला जाए, है ना, सभी कुछ। दिक्कत कहां हो रही है पता तुम लोगों को? अगर आप ध्यान से पिछला पेपर देखो ना, अगर आप लोग सारे बच्चों को बोल रहा हूं, अगर ध्यान से पिछला पेपर देखो जहां पे मैंने वॉइस यहाँ पे रेस की थी कि क्वेश्चंस सिलेबस से अलग आ रहे हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया भाई, क्वेश्चन को हटाने की जगह पे सिलेबस ही मॉडिफाई कर दिया। बोले कि अब ऐसा सिलेबस डाल दो कि कुछ भी छूटे ही ना, तो सब कुछ डाल दिया है। अब यहां से ऐसा होगा कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आउट ऑफ द सिलेबस आया है, सबका सब सिलेबस के अंदर का ही आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर अपन यहाँ पे सॉलिड मैकेनिक्स, अब देखे ना वो इतना सा है पर सब कुछ डाल दिया इसके अंदर भी। देखिए आप इलास्टिक कांस्टेंट, स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्लेन स्ट्रेन, मोहर सर्कल। ठीक है, फिर आपका क्या इलास्टिक थ्योरी ऑफ फेलियर, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, बेंडिंग, शेयर एंड टॉर्जन। मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है कि भैया कुछ ऐसा कर दिया कि सिलेबस में कम किया गया। नहीं नहीं नहीं, पूरा कवर कर दिया है। ठीक है, अगला आते हैं। अगला ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस है। यहां पे मुझे कहीं ना कहीं लगा ना कि क्लास 1 का पेपर तो है, पर क्लास 1 के पेपर के लिए कई जगह पे आप देखिए, अगर मैं बात करूं जीईसी के अंदर जिसका बच्चा सबसे ज्यादा अमाउंट में, मेजर अमाउंट में जीईसी का बच्चा इस पेपर को अटेम्प्ट करता है। हाँ, बाकी बच्चे भी अटेम्प्ट करते होंगे हर कॉलेज के, बट मैक्सिमम देखा जाए गुजरात के अंदर जीईसी के बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर जीईसी का सिलेबस देखो उठा के इंजीनियरिंग का और यहाँ का सिलेबस देखिए तो काफी अंतर है, जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा आपको। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन डाल दिया है। ठीक है, कई बच्चे इसको मास्टर्स में पढ़ते हैं, जब वो अपना मास्टर करने आते हैं ना स्ट्रक्चरल में। ठीक है, जब वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं आगे एनआईटी से, आईआईटी से, तो वहां पे मिलता है ये सबसे पहले सेमेस्टर में फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन ऑफ सिंगल डिग्री एंड मल्टीपल डिग्री फ्रीडम सिस्टम। ठीक है, चलो सस्पेंडेड केबल तो था अपने उसमें। अब यहाँ पे ने कर दिया, कैड को इसी के अंदर छुपा दिया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन था ना उसको इसी के अंदर छुपा दिया ताकि अलग सब्जेक्ट ना बन पाए। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर इतना सब कुछ डाल दिया। चलो अच्छी बात है, कुछ नया ऐड किया, पर पुराने तो कुछ हटा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें यहाँ पे तो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे जिसको मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे रखने की जरूरत भी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर यूनिट लोड मेथड और अदर मेथड्स में थे, ये हो सकता है डिफ्लेक्शन का पोर्शन यहाँ से हटाए थे क्योंकि इनने उस चीज को ऑलरेडी सोम में कवर किया हुआ था, तो यहाँ से हटा सकते थे ये। ठीक है, अगला अब आते हैं भैया डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। यहां तो मुझे मजा ही आ गया देख के भाई, सब कुछ डाल दिया, इंडस्ट्रियल रूफ्स भी डाल दिया, गर्डर भी डाल दिया, बिल्ट अप सेक्शन सब कुछ है। मतलब पुराना तो जो था वो तो है ही है, ठीक है, नया भी बहुत कुछ ऐड कर दिया इसमें। बहुत कुछ तो नहीं, थोड़ा बहुत ऐड किया है, बहुत कुछ तो अभी आगे आपको दिखेगा। ठीक है, जो एक मेजर सब्जेक्ट था वही यहां से रिमूव कर डाला।
ठीक है। अब दिक्कत क्या है ना, एक सब्जेक्ट हटाना इस पूरे के पूरे सिलेबस से इतना दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा आपको, पर जो बच्चे सीरियसली क्लास 2 और क्लास 1 की तैयारी कर रहे हैं उनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो सब्जेक्ट इतना मेजर सब्जेक्ट था कि वो हटाने से आपकी पूरी प्रिपरेशन में दिक्कत हो जाएगी। कैसे प्रिपरेशन दिक्कत होगी वो समझाता हूं, देखिएगा जरा ध्यान से। अगला आता है डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट एंड मेसनरी स्ट्रक्चर। अब अगर आपको याद हो तो अभी आपका जो जीएमसी और जीडब्ल्यूआरडीसी का पेपर हुआ था, वहां पे मैंने एक चीज कही थी कि बहुत सारे क्वेश्चन अर्थक्वेक से पूछ दिए, बहुत सारे, तो इन्हें क्या कर दिया ना, अर्थक्वेक को यहां पे पूरा भर के डाल दिया। देखिए आप ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा का पूरा अर्थक्वेक इंजीनियरिंग ही यहां डाल दी है, पूरा का पूरा। बोले अब सब पढ़ो अर्थक्वेक में, आपको छोड़ना ही नहीं है, तो पूरा का पूरा पढ़ना है अर्थक्वेक अब, ठीक है। तो अब अर्थक्वेक में हम कुछ छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। पहले तो अर्थक्वेक पढ़ते भी नहीं थे, अब अर्थक्वेक को कुछ छोड़ना ही नहीं है, पूरा पढ़ना है हमको। साथ में डिजाइन प्रोसेस तो चल ही रहा है, लिमिट स्टेट पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। डिजाइन ऑफ बीम, स्लैब, लिंटल्स, फाउंडेशन सब पढ़ना है, रिटेनिंग वॉल, टैंक, स्टेयरकेसेस, प्री स्ट्रेस्ड, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद IAS 875 पार्ट 3 के आपसे लेटरल लोड्स को भी देखना है आपको, सब कुछ देखना है, वेरियस लोड कॉम्बिनेशन, सब कुछ अब पढ़ना है आरसीसी के अंदर। मतलब जो आरसीसी पहले रिस्ट्रिक्टेड थी, ठीक है, अब उसको बिल्कुल एक्सपांड कर दिया गया है उसकी मैक्सिमम लिमिट तक, ठीक है। और अब इसमें मुझे लगता नहीं इसके बाद आरसीसी में कुछ बचता है। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आरसीसी में आया ना तो वो सिलेबस से आउट नहीं होगा, वो सिलेबस के अंदर होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है वो बनता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक्चुअली बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को अलग से पूरा दिखा दिया गया है, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, लो कॉस्ट हाउसिंग, ठीक है, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, फंक्शनल प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर को ही थोड़ा सा रीडिफाइन करके यहां डाल दिया गया है कि भैया सब कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर डाल दो। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहां से भी। तो अगेन मुझे लगता है कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन एक सब्जेक्ट होना चाहिए था जिसके अंदर नॉर्मल से टॉपिक्स होने चाहिए थे, क्योंकि बच्चा पढ़ता ही वो था। बट अब ठीक है, अब नया अगर एडवांसमेंट हुआ है तो अब इसके हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। मेरे को ये दिक्कत नहीं है कि बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, मुझे दिक्कत ये है एक एग्जाम के लिए बच्चा अलग पढ़ेगा, दूसरे एग्जाम के लिए बच्चा अलग पढ़ेगा। और एग्जाम्स की आप अगर सर्टेनिटी देखते हो होने की संभावनाएं, तो एक एग्जाम मान लो अगर आज हो रहा है तो विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर अगला एग्जाम है। अगर आज क्लास 1 का एग्जाम है तो 2 महीने के अंदर अंदर क्लास 2 का एग्जाम आ जाएगा। तो अब बच्चे को इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पे 2 अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन करनी, इसका सब्जेक्ट पूरा पूरा अलग अलग है, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है बच्चों को, ठीक है। थोड़ा सा वहां दिक्कत होती है। तो मैं हमेशा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं एक चीज कि ये सिलेबस को थोड़ा मॉडिफाई करके ना, मुझे लगता है गलती की, ऑलरेडी जो सिलेबस था वो सही था, कांस्टेंट सिलेबस कर दिया था हर एक डिपार्टमेंट ने, पर वो चेंज करके थोड़ा सा मुझे लगता है कि बच्चों पे लोड ज्यादा आपने कर दिया है, ठीक है। फ्लो ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोलिक मशीन एंड हाइड्रो पावर, अब ये सब था। और आपको पता है कि हाइड्रोलिक मशीन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता था, ठीक है। ये आज भी सेम का सेम है, इसमें कुछ नया ऐड नहीं किया गया, कुछ हटाया भी नहीं गया, ठीक है। अगला आए, ये एक इंपॉर्टेंट कर दिया भाई, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग। यहां पे ये 2 पोर्शंस तो हुआ ही करते थे अभी तक, अब कुछ नया जोड़ दिया, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा, अब ये नया पोर्शन जोड़ दिया, तो यहां से पूरा का पूरा हमको पढ़ना है ये सब कुछ, कैनाल का डिजाइन पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, रिवर ट्रेनिंग वर्क, अब ये सब कुछ देखना है हमको पूरा पूरा इन डिटेल में। इवन इसके अंदर रिमोट सेंसिंग और GIS टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर दिया गया कि कैसे उसको यूज करते हैं टू स्टडी दी इरिगेटेड एरियाज के बारे में, ठीक है। तो उसके अंदर के लिए भी भाई पूरा पूरा काम कर दिया गया, सिलेबस को यहाँ पे भी एक्सपांड किया गया, बहुत मेजर एक्सपांशन हुआ है सिलेबस में, ठीक है। अगला, अब यहां पे जो हटता है ना बेटा तुम लोग के लिए, वो सब बताता हूं। अभी क्या मैं पूरा एक बार कवर कर दूं, फिर जो हट गया वो बताता हूं, तब आपको समझ में भी आएगा। अगला है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, CPM की बात करें। अब CPM ने सब कुछ ही डाल दिया जो ऑलरेडी था, कुछ हटाया भी नहीं, कुछ जोड़ा भी नहीं था। CPM तो वही का वही रह गया, तो इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। हाँ, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में भी इन्होंने कोई खास चेंज नहीं किया है। जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पहले भी था, आज भी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो मेजर चेंजेस इसके अंदर कुछ भी नहीं हुए हैं। नाउ बात करते हैं सर्वेइंग एंड जियोलॉजी की, तो ये तो ऑलरेडी हमारे सिलेबस का पार्ट पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा भी, जब तक इसमें कोई बेसिक चेंजेस ना आ जाए या कोई मेजर चेंज ना आ जाए कि हटा दिया जाए इसको, ठीक है। नाउ नया कुछ भी अभी ट्रांसपोर्टेशन में भी नहीं डाला, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी हाईवे रख दिया है और ब्रिजेस को रख दिया है, तो यहां कोई चेंजेस नहीं किए गए। ये इंपॉर्टेंट बनता है सिविल इंजीनियरिंग इन गुजरात। यहां से आपके लिए हर बार क्वेश्चन आ रहा है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। जितने भी डैम्स है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं गुजरात के अंदर, वो क्वेश्चन यहां से पूछता ही पूछता, भयंकर क्वेश्चन पूछता है यहां से। अगर आपने अभी पिछला एनालिसिस देखा हो तो उसके अंदर भी मेजर क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां से। अगला आता है हमारा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये फिर से बात वही हो गई भैया की जो आरसीसी में छूट गया, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में छूट गया,
उनको कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में इन्होंने कवर कर दिया। सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, कंक्रीट, कंक्रीट मिक्स डिजाइन आगे भी यूज किया था इन्होंने। टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट वहां पे भी यूज किया था नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में, ठीक है। और सब कुछ यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग, स्पेशल कंक्रीट, सब कुछ यहाँ पे इनने इसमें भी कवर कर दिया। मुझे लगता नहीं था कि इसको अलग से बना के देना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, और आरसीसी में आपने काफी चीजों को यहां से इंक्लूड कर लिया है। दोबारा से इसको देना मुझे कोई सेंस नहीं, समझ में नहीं आता कि क्यों दिया गया ये, ठीक है, पर फिर भी दिया तो है सिलेबस में। अगला है टेंडरिंग एंड अकाउंट्स। अब टेंडर एंड अकाउंट ना कहीं एस्टिमेशन का ही पार्ट होता है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का। बट यहां पे अगर आप देखें तो अब प्रोसीजर पूछ लिया गया, कैसे किसी काम को करवाना है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी टेंडर को समझने के लिए पूरा प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां पे और डिटेल में लेके जाएगा आपको। पिछला पेपर आप देख ही लीजिए, समझ में आ ही जाएगा वहां से भी, ठीक। क्लास 3 के पेपर से एक आइडिया मिल जाता है कि क्लास 2 या क्लास 1 में क्या आने वाला, एग्जीक्यूट होने वाला, क्योंकि जो नया चेंजेस आया वो इन्हीं दो पेपर में आया है। तो देखने को मिलता है कि चेंजेस क्या होगा। पेपर एक्जैक्टली सेम होगा ये नहीं बोल रहा हूं मैं, चेंजेस क्या होने वाला है वो आपको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ ये एग्जीक्यूट होने वाला है आगे आने वाले पेपर में, ठीक है। अगला एस्टिमेशन कॉस्टिंग। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग ये अलग अलग बना दिया, एक ही होता है एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन होता है, पर एक अलग अलग डाल दिया। अब यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट, टाइप ऑफ एस्टिमेट्स को अलग से तोड़ दिया और रेट एनालिसिस को अलग से तोड़ दिया। हम लोग एक साथ पढ़ते हैं एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के फॉर्म में। नाउ ये जो है ना सबसे खतरनाक है, ये जो दो लाइनें लिख दी है ना इनने, करेंट ट्रेंड एंड रिसेंट एडवांसमेंट इन द अबव फील्ड, ये क्यों लिखा था? अगर आपको याद हो ना, कोई भी आपका ये होता है क्या, शेयर बाजार वाला आता है ना वो कि प्लीज रीड द ऑफर केयरफुली, है ना, तो वहां पे क्या होता है, नीचे स्टार मार्क होता है, ठीक है। वो बोलता है ना भैया कि मार्केट रिस्क पे सब्जेक्टेड है, ठीक है, अगर आपका नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सेम चीज यहां पे ये स्टार मार्क है, अगर मैं इसको ऐसा मार्क कर दूं स्टार मार्क, तो ये वही चीज है, ठीक है, वही चीज है। ये जो नोट के फॉर्म में सबसे छोटे अक्षरों में लिख दी जाती है, यहां पे भी वही लिखा हुआ, करेंट ट्रेंड एंड रिसेंट एडवांसमेंट इन दी अबव फील्ड। अब जो भी छूटा हुआ है ना सिविल के अंदर, वो सब कुछ इसके अंदर पूछ लिया जाएगा, सब कुछ पूछ लिया जाएगा। अब इस सिलेबस को देख के क्या समझ में आता है ना, जितनी रिसेंट टेक्नोलॉजीज हैं उसके साथ सिविल इंजीनियरिंग को मर्ज अप करना चाह रहा है ये। जबकि ये चीज ना अगर रियल में करना चाहो तो पहले कॉलेज में इंप्लीमेंट होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पेपर में होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे जब कॉलेज में ही ये चीजें नहीं पढ़ी हैं तो भाई रियल लाइफ में जब वो क्लास 1 का पेपर देने जा रहे हैं तब थोड़ी दिक्कतें बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। जो यहां पे मेजर चेंज हुआ है वो हुआ है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, जो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा था, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। ये वो सब्जेक्ट है जिसको इस बार सिलेबस के अंदर इंक्लूड ही नहीं किया गया। अगर आपको याद हो, आज से 2 साल पहले नर्मदा एंड कल्प सर एनवायरमेंट को इंक्लूड करता था, रोड एंड बिल्डिंग एनवायरमेंट को इंक्लूड नहीं करता था। नर्मदा एंड कल्सर में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, सिर्फ ब्रिज होता था। रोड एंड बिल्डिंग में ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्रिज दोनों होता था। तो पहले सिलेबस अलग अलग चला करते थे, बाद में क्या किया इन्होंने सब सिलेबस कॉमन कर दिया और सब में सब कुछ आने लग गया। बट वापस से यही कहानी की गई है कि क्लास 2 के पेपर में एनवायरमेंटल है, क्लास 2 के पेपर में एनवायरमेंटल है, क्लास 3 के पेपर में भी एनवायरमेंटल है, पर क्लास 1 के पेपर में एनवायरमेंटल नहीं है, ठीक है। और सिलेबस में जो बेसिक चेंजेस हुए हैं ना क्लास 2 के अभी अंदर उसको नहीं लाया गया है। जब क्लास 2 के अंदर नहीं लाया गया, क्लास 1 में है। अब बच्चे को तो दोनों पेपर लिखने हैं, क्लास 1 और क्लास 2 का दोनों लिखना है। तो यहां पे दिक्कत क्या होने वाली है, बच्चे को और मेहनत करनी पड़ेगी इस एग्जाम के लिए, और जो एग्जाम 2 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा उसके लिए बच्चे को अपनी और मेहनत को फास्ट करना पड़ेगा और टाइम पढ़ने का बढ़ाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये पूरे से नुकसान किसका है, प्योरली बच्चे का नुकसान है, ठीक है। क्योंकि अब आपकी मेहनत और ज्यादा होने वाली है, ठीक है। अब आपका पेपर और टफ होने वाला है, पेपर टफ होने वाला है तो आपका कंपटीशन और हाई होने वाला है। अब वही सिलेक्ट होगा जो रियल में पढ़ेगा, ठीक है। तो जितने बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं वो अपने करियर के बारे में एक बार सोचें और फिर डिसाइड करें कि आपको प्रिपरेशन कब से करनी है। ओके, नाउ ऑन दिस पॉजिटिव नोट आज का ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बारे में जितना डिटेल एनालिसिस करना था वो हमने कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।